The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में बात करेंगे उन घटनाओं की जिन पर हमें बहुत बारीक नज़र रखनी चाहिए। ये घटनाएं कोविड के इर्द गिर्द कालाबाजारी, धोखाधड़ी, जमाखोरी से जुड़ी हैं। उस वक्त जब हम एक त्रासदी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग हमारी इस कमज़ोरी का, हमारी ज़रूरत का घिनौना मजाक बना रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे कि सरकारें जो बयान दे रही हैं उनका सत्यता से क्या संबंध है। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो महाराष्ट्र के अकोला जिले के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ कुल 70 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन काम में केवल 30 आ पा रहे हैं। बाकी के 40 स्टाफ न होने के चलते बेकार पड़े हैं। कई बरसों से अस्पताल स्टाफ बढ़ाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये है हमारे देश का, हमारे देश के प्रदेशों के स्वास्थ्य तंत्र का हाल। उद्धव ठाकरे सरकार से, उनके पहले की देवेंद्र फडणवीस सरकार से और उनके की पहले की सरकारों से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल ज़रूर पूछा करिए। आप सवाल पूछना बंद करते हैं, आपके हुक्मरान ढीले पड़ जाते हैं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। बीते 24 घंटों में 3,52,991 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,812 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 2,19,272 लोग ठीक भी हुए। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 66,191 नए मामले सामने आए और 832 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में 35,614 और कर्नाटक में 34,804 नए मामले सामने आए। इन सब के बीच कुछ नए ऐलान भी हुए। कर्नाटक सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। इससे पहले बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और एक्सटेंड करने का ऐलान किया था। आपने आंकड़े देखे, 2 चीज़ों का ख्याल रखें। पहली चीज़, लगातार पूरे देश से शिकायतें आ रही हैं कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है उनकी कोशिशों के बावजूद, और कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि टेस्ट करवाने के बाद बहुत दिनों के गैप के बाद उनके नतीजे आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो आंकड़ों में अभी दूसरे नंबर पर है, वहाँ पर पंचायत चुनाव की सरगर्मियाँ अभी भी तेज़ हैं। ऐसे में आशंका है कि भविष्य में आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। बंगाल से भी इसी तरह का अपडेट है, जहाँ पर यदि टेस्टिंग के रेट के हिसाब से देखें तो कोलकाता में लगभग सबसे ज़्यादा रेट है टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव आने की दर का। बंगाल में अभी चुनाव चल रहे हैं और लगातार वहाँ पर लोगों की लापरवाही और उससे भी ज़्यादा राजनीतिक दलों की, प्रशासन की और सरकार की लापरवाही की बात हो रही है, चुनाव आयोग की भी। दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग का भी जिक्र किया, ये उसी से संबंधित है। मद्रास हाईकोर्ट, उसने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाए तो गलत नहीं होगा। जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी ओर से कोविड गाइडलाइंस का पालन किया गया, मतदान वाले दिन सभी नियमों का पालन हुआ। इस पर कोर्ट ने फटकारते हुए पूछा कि जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर चला गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला अहम है, लेकिन चिंता की बात है कि ये बात अदालत को याद दिलानी पड़ रही है। हालात ये हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 मई को गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया तो मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है। तीसरी सुर्खी तीसरे चरण के वैक्सीनेशन से जुड़ी है। 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारें पहले ही हाथ खड़ी करती नजर आ रही हैं। गैर बीजेपी शासित 4 राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड, इन्होंने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दोनों वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को हाईजैक कर लिया है, हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते।
राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा कि मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बात की। हमें बताया गया कि भारत सरकार ने जो भी ऑर्डर प्लेस किए हैं उसे पूरा करने में 15 मई तक का समय लग सकता है। इससे पहले हम राजस्थान को वैक्सीन नहीं दे सकते। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों का भी यही कहना है कि जब वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है तो फिर लगाएं कैसे। हालांकि एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि कई राज्य सरकारें पहले ही भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे चुकी हैं। ऐसे में स्टॉक उपलब्ध ना हो ये भी एक संभावना है। चौथी सुर्खी दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बरकरार है। इस पर आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आज हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को अस्पतालों और ऑक्सीजन रिफिल करने वाली कंपनियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करने के लिए कहा। हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन रिफिल करने वाली कंपनियों को कल कोर्ट में मौजूद रहने के लिए भी कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये भी कहा कि गंभीर लक्षणों वाले मरीजों को अब अपनी कोविड पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं देनी होगी। यदि रोगी गंभीर है तो वो इसके बिना भी भर्ती हो सकते हैं। पांचवी सुर्खी में बात स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमें कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी है और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। हमने राज्यों से कहा कि वो डैशबोर्ड बनाएं और बेड की उपलब्धता के बारे में बताएं। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा उसकी जान चली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त गृह सचिव ने कहा कि देश में 7,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 9,000 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है। विदेश से भी ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लोग भविष्य को लेकर पैनिक में ना आए। पैनिक से दवा और ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है, लोग कर रहे हैं, ये गलत है। इससे कई बार नुकसान हो जाता है। ऑक्सीजन का लीकेज और दुरुपयोग भी ज़रूरी है। CDS बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि पिछले 2 साल में मेडिकल काडर के जो अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं या जिन्होंने समय पूर्व रिटायरमेंट लिया है, ऐसे सभी सशस्त्र बलों के चिकित्सा कर्मियों को उनके मौजूदा निवास स्थान के आसपास के कोरोना सेंटर पर काम करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। जो चिकित्सा अधिकारी पहले सेवानिवृत्त हुए उनसे अनुरोध किया जा रहा है, सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों से, कि वो अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के जरिए उपलब्ध करवाएं, मतलब फ़ोन पर परामर्श उपलब्ध करवाएं। देश के लिए ये मुश्किल का समय है। ऐसे में सेना की ये पहल हमें राहत पहुंचाएगी। इसी तरह की खबरें एक और सशस्त्र बल ITBP के हवाले से भी आ रही हैं, जिसमें ITBP के अधिकारियों को, उनके मेडिकल स्टाफ को अस्पतालों में लगाया जा रहा है, दिल्ली समेत तमाम दूसरे शहरों में। हम सशस्त्र बलों की तरफ हमेशा ही उम्मीद और सम्मान की नज़र से देखते हैं और वो हमें कभी भी निराश नहीं करते हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। देश में इस समय जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। पिछले 5 दिनों से रोज 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर बाजार से गायब हो गई हैं। अस्पताल से लेकर शमशान तक वेटिंग चल रही है। लेकिन इसी माहौल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपदा को अवसर में बदलकर पैसे कमाने में लगे हैं। महामारी के इस भयावह दौर में कुछ लोग सांसों की सौदेबाजी करने में पूरी बेशर्मी के साथ लगे हैं। कहीं इंजेक्शन बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है तो कहीं पैसे लेकर पानी भरी शीशी थमाई जा रही है, कहीं ठग पैसे लेने के बाद कुछ भी नहीं दे रहे। सबसे पहले बात मुनाफाखोरी की। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की खबरें देश भर से सामने आ रही हैं। आप इन पर नजर डालिए। 25 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक रेमडेसिविर को 30,000 रुपए में बेच रहे थे। इनके पास से 5 इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि ये लोग ऐसे 25 से 30 इंजेक्शन बेच चुके थे। फिर 25 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो एक रेमडेसिविर को 25,000 रुपए में बेच रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 7 इंजेक्शन और 1,38,000 रुपए जब्त किए। इसी तारीख को महाराष्ट्र के पुणे में भी पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। इनके पास से 6 इंजेक्शन बरामद हुए जिससे ये लोग 32,000 से लेकर 45,000 के बीच बेचने की तैयारी में थे। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी पकड़े गए, लेकिन देश भर से ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले जिसमें पैसे लेने के बाद पीड़ित को नकली इंजेक्शन भी थमाया गया, ये भी सामने आ रहे हैं। और कुछ ऐसे मामले भी जब पैसे लेने के बाद ऑक्सीजन का आधा भरा या खाली सिलेंडर थमा दिया गया। मसलन इंदौर के रहने वाले गणेश राव थोरात, उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने 2 इंजेक्शन 20-20 हज़ार में खरीदे, लेकिन जब डॉक्टर ने इंजेक्शन देखे तो कहा नकली हैं, इसमें दवा नहीं पानी भरा है। 40,000 खर्च के बाद हाथ में आए नकली इंजेक्शनों की शिकायत गणेश ने पुलिस में की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जांच जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी पुलिस ने नकली इंजेक्शन बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 इंजेक्शन मिले। एक कोरोना पीड़ित के परिवार को ठग रहे ये लोग डॉक्टर की सक्रियता के कारण पकड़े गए। पुलिस पूछताछ कर रही है कि इन लोगों ने और कितनों को चपत लगाई।
इसी तरह से 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के बारामती में नकली इंजेक्शन के चलते एक शख्स की जान चली गई। 35,000 का इंजेक्शन पीड़ित परिवार को दिया गया और वो भी नकली। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी है और पता किया जा रहा है कि इस गिरोह ने नकली इंजेक्शन कहां बेचे। हम जानते हैं कि रेमडेसिविर बहुत ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है। इसके अलावा नकली इंजेक्शन के जरिए भी पीड़ितों को परेशान किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं ठगी का वो तीसरा तरीका जिसे ठगी का जामताड़ा मॉडल भी कहा जा रहा है। अब तक आपने सुना, देखा और पढ़ा होगा कि कभी लॉटरी तो कभी केबीसी के नाम पर लोगों से उनकी डिटेल्स पूछकर ठगा जाता है। अब रेमडेसिविर के नाम पर ज़रूरतमंदों के साथ यही हो रहा है। ज़रूरतमंद शख्स जब इन फर्जी दवाई वालों से संपर्क करता है तो भरोसा दिलाया जाता है कि आप पैसे ट्रांसफ़र करो, दवाई मिल जाएगी। लेकिन पैसे देने के बाद पीड़ित के हाथ कुछ नहीं आता और तब उसे पता चलता है कि वो ठग लिया गया। हरियाणा के हिसार में रहने वाले परविंदर सिंह ने ललन टॉप को बताया कि उनके एक दोस्त के भाई को कोविड हुआ, रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ी। ऐसे में उन्हें एक नंबर मिला। इस पर जब परविंदर ने संपर्क किया और 6 इंजेक्शन मांगे तो दूसरी तरफ बैठे आदमी ने 3,000 रुपये प्रति इंजेक्शन की दर से 18,000 की मांग की। परविंदर ने 18,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन इसके बाद वो फ़ोन बंद हो गया। लखनऊ की प्रगति श्रीवास्तव ने ललन टॉप को बताया कि उनकी सहेली की माताजी बीमार थी, हालत खराब थी, अस्पताल में बेड चाहिए था। 18 अप्रैल को उन्होंने गोमती नगर इलाके के एक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कोशिश की। अस्पताल का नंबर इंटरनेट से मिला। फ़ोन किया तो दूसरी ओर बैठे शख्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कहा। फॉर्म भरते वक्त UPI डिटेल्स ली, फॉर्म कन्फर्मेशन के लिए लिंक भेजा, लेकिन इस पर क्लिक करते ही प्रगति के बैंक खाते से 2600 रुपये कट गए और फिर उस नंबर से संपर्क नहीं हुआ। लखनऊ की ही जिया तिवारी के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। उनके 7,500 रुपये कोविड बेड के नाम पर ठग लिए गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि उन्होंने बैंक में कंप्लेन दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए पैसे वापस करवाए। इसी तरह का एक मामला दिल्ली से सामने आया। छवि मित्तल ने बताया कि उन्हें एक इंजेक्शन की जरूरत थी। किसी ने नंबर दिया, बात 40,000 में तय हुई, 20,000 एडवांस लिए गए। फिर दूसरी ओर बैठे शख्स ने 10,000 और मांगे तो छवि को शक हुआ। उन्होंने ऑफिस का पता पूछकर ड्राइवर को मौके पर भेजा, लेकिन कोई ऑफिस होता तो मिलता। छवि को समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हुई। उन्होंने पैसे वापस मांगे, लेकिन ठग ने फ़ोन बंद कर लिया। ललन टॉप को ऐसे दर्जनों लोगों ने अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताया। सबका जिक्र यहाँ मुमकिन नहीं, लेकिन आपको हम यही बताना चाहते हैं कि चाहे जितनी इमरजेंसी हो, सावधानी बरतें। सरकारी या वेरीफाइड सूचना पर ही भरोसा करें। सरकार की तरफ से, तमाम मीडिया सोर्सेज की तरफ से, तमाम जागरूक समाज सेवियों की तरफ से लगातार ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हेल्पलाइन नंबर दिए जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर जानकारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। ज़िलों में जिलाधिकारी ऐसे नंबर जारी कर रहे हैं जिस पर संपर्क किया जा सकता है। वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें। इंटरनेट पर उपलब्ध हर जानकारी सही नहीं होती। ये सावधानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मुश्किल दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो धूर्तता कर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। बीमारी और मौत ये ऐसे विषय हैं जिन्होंने सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया था, लेकिन इस कोरोना के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुद्ध नहीं, गिद्ध बन चुके हैं। वो महंगी दवा देते हैं, नकली दवा देते हैं या बिना दवा दिए पैसे ऐंठना चाहते हैं, और किसी की मौत के बाद भी उसे कभी शमशान में लकड़ी के नाम पर ठगते हैं तो कभी पर्ची और टोकन के नाम पर। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। बड़ी खबर में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कोरोना मैनेजमेंट की। 25 अप्रैल को कई अखबारों में खबर छपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से कि यूपी में कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समस्या कालाबाजारी की है। खबरों के जरिए आया ये दावा तब सामने आया जब यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत की सच्चाई से किसी भी हाल में मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल हों जैसे मैकवेल और मेयो मेडिकल सेंटर, इनका बार बार जिक्र हो रहा है, जिन्होंने मरीजों को वापस जाने के लिए नोटिस चस्पा किया। सरकारी अमले का कहना है कि कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन न होने की खबर वायरल हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। क्या ये सत्य है? सच सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है। बहुत खोजबीन की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। जो भी इसका इस्तेमाल करते हो वो देख सकते हैं। कीवर्ड सर्च पर ही यूपी की बहुतेरी खबरें ऑक्सीजन और बेड मांगती मिल जाएंगी। एक खबर और वायरल तस्वीर का जिक्र हम कर देते हैं। आगरा का मामला है। यहाँ की रहने वाली रेणु सिंघल अपने पति रवि सिंघल को लेकर अस्पताल जा रही थी। उनकी तबीयत खराब हुई तो वो अस्पताल गए, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली। रेणु ने अपने पति को माउथ टू माउथ सांस देने का प्रयास किया। यह प्रयास असफल रहा। रवि ने रेणु की बाह में दम तोड़ दिया। आगरा से चलते हैं मेरठ। यहाँ के न्यूटमा अस्पताल में नोटिस लगा, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, मरीज को कहीं और ले जाएं। यहाँ के KMC अस्पताल का हाल और बुरा। इस नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल संध्या चौहान ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत में कहा कि पिछले 24 घंटे में ऑक्सीजन न होने के चलते 8 लोगों की मौत हो गई और ऑक्सीजन कम होने के चलते दूसरे अस्पतालों में लोगों को ट्रांसफ़र करने का अनुरोध भी किया गया। तीमारदार अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं लगातार।
कि लोग अपने प्रयास कर रहे हैं या जो सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं वो दूसरे प्रदेशों में तलाश रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें। क्या अब भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं? अगर स्वीकार करने में ज़रा भी हिचकिचाहट हो तो मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर को सुनिए। ये वीडियो ट्वीट करते हुए कौशल किशोर ने कहा कि फिर से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन रात खड़े रहे, उसके बावजूद ऑक्सीजन नहीं मिल रही। मजबूर होकर मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। मेरे धरने पर बैठने से अफरा तफरी का माहौल बनेगा। का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही खराब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, 1 गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको जरूर उपलब्ध कराने का काम करें। इसी तरह से कानपुर के बिठूर के विधायक भाजपा के ही अभिजीत सांगा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को टैग करते हुए ऑक्सीजन की किल्लत की बात कही। और इन सब शिकायतों के जवाब में यूपी सरकार का जवाब है कि कालाबाजारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि कालाबाजारी एक समस्या है। लोग एहतियातन घरों में सिलेंडर और दवाएं इकट्ठी कर रहे हैं या लोग जमाखोरी भी कर रहे हैं, खासतौर पर जो एजेंट्स हैं। और ये डर है उनके अंदर, लोगों के अंदर, कि समय पड़ने पर चीज़ें नहीं मिलेंगी। ऐसे में जो सिलेंडर 500-600 में उपलब्ध हो सकता था, उसके लिए 50,000 तक चुकाए जा रहे हैं। लेकिन इस कालाबाजारी को रोकना, उसे ना बढ़ने देना किसकी जिम्मेदारी है? देश को इस किल्लत से जूझते 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। ये सब अब भी चालू है और इस पर किसकी जवाबदेही तय होगी? क्या इस पर भी योगी आदित्यनाथ कुछ बोलेंगे? यूपी सरकार ने हालांकि कुछ कदम उठाने का दावा किया है। पिछले दिनों फैसला आया कि बिना सीएमओ की अनुमति के कोरोना पेशेंट की अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाएगी। कुछ एक दिनों बाद लखनऊ समेत दूसरे शहरों को इस नियम से छूट दी गई। लेकिन ये जवाबदेही किसकी कि इस तरह का तुगलकी फैसला क्यों जारी किया गया? यूपी सरकार का एक और फैसला आया है। कहा गया कि सभी कोविड अस्पतालों को बिना किसी नानुकुर के कोरोना के मरीजों को भर्ती करना होगा। अगर अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी नज़दीकी निजी अस्पताल में रेफर करना होगा। ऐलान ये भी कि इलाज का सारा खर्च अगर किसी प्राइवेट अस्पताल में कोरोना के पेशेंट को भर्ती कराया जा रहा है तो प्रदेश सरकार उठाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी फैसला आया है और कथित रूप से अफवाह फैलाने वालों की संपत्ति जब्त होगी, ऐसा भी नियम में नत्थी है। यही नहीं, जो अस्पताल ऑक्सीजन नहीं होने की अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई और रासुका के ऐलान पहले ही किए जा चुके हैं। अफवाह शब्द के यूपी सरकार के लिए क्या मतलब होंगे, देखने की बात होगी। क्या कोई ज़रूरतमंद जो सोशल मीडिया पर लिख रहा है या अस्पताल जो SOS कॉल दे रहे हैं वो भी इस श्रेणी में आएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके कारिंदे नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन करवाएंगे, साथ भी मानवीयता दिखाकर ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिन्हें ज़रूरत है उन्हें प्रताड़ित ना होना पड़े। ये यूपी की बात है, पर क्या सिर्फ यूपी में ही ये हाल है? कोविड मैनेजमेंट पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की, इस पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। लेकिन उन्हें और हम सभी को छत्तीसगढ़ का भी रुख करना चाहिए। क्या वहाँ सब सही चल रहा है? इंडियन एक्सप्रेस में 2 रोज़ पहले छपी खबर बताती है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने सरकारी पोर्टल पर दावा किया कि अगस्त 2020 तक उनके कोविड सेंटरों पर कुल 937 वेंटिलेटर थे। लेकिन जब अखबार ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि सिर्फ 497 वेंटिलेटर हैं, यानी जितनी संख्या प्रचारित की गई उससे लगभग आधा। इसके अलावा पिछले साल पहली लहर आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने 23 ऑक्सीजन प्लांट के साथ 9 मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बनाई थी। ये परियोजना नवंबर में शुरू हुई। खबर के मुताबिक अप्रैल तक सिर्फ 15 ऑक्सीजन प्लांट बन सके और 9 में से एक भी स्टोरेज फैसिलिटी तैयार नहीं हुई। इस समय रैलियों पर लगाम लगा चुकी कांग्रेस पार्टी को यह भी जवाब देना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अप्रैल के पहले हफ्ते तक खुद असम में रैलियां संबोधित क्यों कर रहे थे, राज्य को उसके हाल पर छोड़कर। जब दुर्ग से ऐसी तस्वीरें आने लगी कि शमशान में भरमार हो गए शवों की, तब मुख्यमंत्री की नींद खुली। हमने आपको 2 राज्यों का हाल बताया, भविष्य में दूसरे राज्यों का भी रुख करेंगे। सब जगह सरकारी लापरवाही, लीपापोती, आंकड़े छिपाने और जो विसल ब्लोअर हैं जो ये जानकारियां दे रहे हैं उन पर कथित सख्ती दिखाने के मामले सामने आ रहे हैं। ये वो हुक्मरां हैं जो हमसे वादा करते हैं कि हम उनके लिए सर्वोच्च है। ये मंचों पर खड़े होकर हमारे लिए जनता जनार्दन शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
एक बात और, हम लगातार सरकारों की जवाबदेही तय कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी और आपकी जवाबदेही भी तय करनी होगी। अभी भी तस्वीरें आ रही जिसमें दिख रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, कोविड की बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैल रही फर्जी खबरों के सहारे इस बीमारी को नकार रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कोई सरकार, कोई समाज आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोविड बीमारी के चलते जो भी संकट आ रहे हैं उसमें आपका योगदान क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप खुद सुरक्षा बरतें, अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखें। कोई भी लक्षण दिखे तो फ़ौरन आइसोलेट करें, अपने आप को एकांत में ले जाएं, अपनी जांच करवाएं। पैनिक में, भड़बड़ाहट में बिल्कुल ना आए। डॉक्टर से फ़ोन पर परामर्श करें और उसके बाद जैसे निर्देश मिले वैसे काम करें। यदि इस दौरान आपको सरकार के स्तर पर कोई हीला हवाली दिख रही या समाज के स्तर पर, तो हमें सूचित करें। हमारा पता है covid.care@lalontop.com। खूब ख्याल रखिए अपना। शुभ रात्रि।